तो आज हम भारत के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, मतलब अलग अलग इलाकों की अपनी मांगें। खासकर हम देखेंगे कि 1980 का दशक जो काफ़ी उथल-पुथल भरा था, उस दौर में भारत ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया और इससे क्या सीखा। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये हमारा रोड मैप है जो हमें आधुनिक भारतीय राजनीति के एक बहुत ही ज़रूरी दौर को समझने में मदद करेगा। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में अलग अलग क्षेत्रों की अपनी मांगें या आकांक्षाएं क्यों उभरती हैं? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है, हमारी अपनी विविधता में। ये हमारी डाइवर्सिटी का एक नेचुरल नतीजा है। अच्छा, तो ये क्षेत्रीय आकांक्षा, इसका असल में मतलब क्या है? सीधी सी बात है, जब किसी खास इलाके के लोग अपनी कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स रखते हैं। ये मांगें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि एक नए राज्य की मांग या फिर केंद्र से ज्यादा अधिकार मांगना। और यहीं पे भारत का नजरिया बहुत अनोखा हो जाता है। देखिए, ज्यादातर देश क्षेत्रवाद को एक खतरे की तरह देखते हैं, लेकिन भारत ने इसे देश के खिलाफ नहीं माना, बल्कि इसे अपनी डेमोक्रेसी का एक जरूरी हिस्सा समझा और हमेशा बातचीत और समझौते का रास्ता चुना। चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। ये काफी पेचीदा मामला है जिसका अपना एक अलग ऐतिहासिक बैकग्राउंड है और 1947 के बाद से ही यहाँ कई तरह की राजनीतिक चुनौतियां रही हैं। जम्मू कश्मीर को समझना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि ये कोई एक जैसा इलाका नहीं है। असल में ये तीन बहुत अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों से मिलकर बना था। एक तरफ मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी, दूसरी तरफ हिंदू बहुल जम्मू और तीसरा लद्दाख, जहां बौद्ध और मुस्लिम आबादी हैं। और जाहिर है इन तीनों ही क्षेत्रों की अपनी अपनी उम्मीदें और चिंताएं रही हैं। ये टाइमलाइन हमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के कुछ सबसे बड़े मोड़ दिखाती है। 1947 में महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र पर दस्तखत करने से लेकर 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने तक हर एक घटना ने इस क्षेत्र की राजनीति और वहां के लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला है। अब आर्टिकल 370 को लेकर राज्य के अंदर ही दो अलग अलग राय थीं। एक तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि ये आर्टिकल जम्मू कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह से जुड़ने से रोक रहा है, इसलिए इसे हटना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि इस आर्टिकल से जो स्वायत्तता मिली थी उसमें धीरे धीरे जो कमी आई वही असली नाराजगी की जड़ है। अब आते हैं पंजाब के मामले पर। यह कहानी है कि कैसे ज्यादा स्वायत्तता की एक मांग ने धीरे धीरे एक हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया, एक ऐसा दौर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। चलिए समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से। ये अकाली दल का एक प्रस्ताव था जिसमें मुख्य तौर पर पंजाब के लिए और ज्यादा स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी की बात की गई थी। साथ ही केंद्र और राज्य के रिश्तों को फिर से तय करने की भी मांग थी। ये टाइमलाइन उन दुखद घटनाओं को दिखाती है जिसने पंजाब संकट को एक भयानक मोड़ दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में आंदोलन हिंसक हो गया, फिर जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। इसके बाद अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और फिर देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़के। ये एक ऐसा दौर था जिसने देश पर बहुत गहरे जख्म छोड़े। आखिर में 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौते से शांति की राह खुली और 2005 में उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ये बयान, ये 1984 की हिंसा की गंभीरता और देश के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश को दिखाता है। उन्होंने कहा था कि 1984 में जो हुआ वो राष्ट्र की भावना के ही खिलाफ था। तो इस पंजाब समझौते में क्या मुख्य बातें थीं? इसमें चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की बात थी, हरियाणा पंजाब के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक कमीशन बनाने की बात थी और रावी व्यास नदी के पानी के बंटवारे के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का वादा था। ये सब पंजाब में हालात सामान्य करने की दिशा में बहुत बड़े कदम थे। चलिए अब चलते हैं भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये इलाका अपनी खास ज्योग्राफी और कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ की राजनीति में तीन तरह के मुद्दे हावी रहे हैं। पहला, स्वायत्तता की मांग, दूसरा, कुछ समूहों द्वारा देश से अलग होने की मांग और तीसरा, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। ये चार्ट एक बड़ी दिलचस्प बात बताता है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में भारत की कुल आबादी का सिर्फ 4% हिस्सा रहता है, लेकिन देश का करीब 8% जमीनी इलाका यहीं है। और क्योंकि ये कई देशों की सीमाओं से लगा हुआ है, इसलिए स्ट्रेटेजिक तौर पर भी ये बहुत जरूरी है। आज हम नॉर्थ ईस्ट का जो नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरुआत में ज्यादातर इलाका एक बड़े असम राज्य का हिस्सा था।
लेकिन फिर धीरे धीरे स्वायत्तता की मांगों के चलते नए राज्य बने, जैसे 1963 में नागालैंड, 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, और फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इन मांगों के पीछे एक बड़ा कारण असमिया भाषा को थोपे जाने का डर भी था। नॉर्थ ईस्ट में चलें दो बड़े आंदोलनों को देखते हैं जिससे हमें यहाँ की आकांक्षाओं का अंदाजा लगेगा। एक तरफ था मिजोरम आंदोलन, जिसे MNF लीड कर रहा था और उनकी मांग एक अलग देश की थी। ये 1986 के शांति समझौते के साथ खत्म हुआ और मिजोरम एक कामयाब राज्य बना। दूसरी तरफ था असम आंदोलन, जिसे ASU के छात्र लीड कर रहे थे। इनकी मांग बाहरी या अवैध प्रवासियों के खिलाफ थी। ये भी 1985 में एक समझौते के साथ खत्म तो हुआ, लेकिन प्रवासन का मुद्दा आज भी वहां की राजनीति में एक बड़ा सवाल है। तो इन सभी केस स्टडीज के बाद हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। इन दशकों के क्षेत्रीय आंदोलनों से भारत ने क्या सीखा, हमारी डेमोक्रेसी के लिए क्या सबक हैं? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र का एक नॉर्मल हिस्सा हैं, कोई खतरा नहीं, और इन्हें दबाने की बजाय बातचीत और संवाद से सुलझाना ज्यादा कारगर होता है। जब क्षेत्रीय समूहों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है तो देश मजबूत होता है। साथ ही इलाकों के बीच आर्थिक भेदभाव को दूर करना भी देश की एकता के लिए बेहद जरूरी है। इन सब में हमारे संविधान के लचीलेपन ने बहुत मदद की है। असल में भारतीय संविधान का यही लचीलापन, जिसे हम असिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहते हैं, बहुत काम आया है। मतलब कुछ राज्यों को उनकी खास ज़रूरतों के हिसाब से विशेष दर्जा देना। इसी वजह से कई बड़े मुद्दे सुलझे और देश को टूटने से बचाया जा सका। और अंत में हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो सवाल ये है कि ये इतिहास हमें भविष्य के लिए क्या सिखाता है। देखने के लिए धन्यवाद। NCERT अध्यायों और परीक्षा की तैयारी पर और भी दिलचस्प शैक्षिक वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।